आज की इस क्लास में हम कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के जो अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण, उसके एक महत्वपूर्ण प्रकरण घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का अध्ययन करेंगे। पिछले के क्लासों में हमने मानव में पाचन तंत्र का अध्ययन किया और पाचन क्रिया किस प्रकार की होती है उसका अध्ययन किया। आज जो है हम घास खाने वाले जंतु, जैसे कि आपके सामने चित्र दिया गया है गाय का, तो इन जंतुओं में जो है वो पाचन किस प्रकार होता है उसका अध्ययन करेंगे। घास खाने वाले जो जंतु जो होते हैं वो जब प्रारंभ में जब घास खाते हैं तो लगातार वो घास को निगलते रहते हैं और उसको अपने अमाशय ये जो आगे सामने चित्र दिया गया है इसमें ये अमाशय, इसका एक विशेष भाग होता है, इसे हम अमाशय का प्रथम भाग यानी प्रथम अमाशय या इसको रुमेन भी कहते हैं, में इकट्ठा करते हैं। रुमेन के होने के कारण ही इन घास खाने वाले जंतुओं को रुमिनेंट्स भी कहा जाता है। उसके बाद जब एक बार पर्याप्त मात्रा में जो वो जंतु घास खा लेता है और उसके बाद जब वो घास नहीं खा रहा होता है तो उसके बाद भी जो जंतु जब वो अपने मुंह से जुगाली करता रहता है, वो इसलिए करता है कि प्रारंभ में तो वो एक बार जो है वो घास को निगल कर लगातार खाकर उसको रुमेन में इकट्ठा करता है और रुमेन में जब वो घास इकट्ठा हो जाता है पर्याप्त मात्रा में तो उसके बाद रुमेन में उस घास का आंशिक पाचन हो जाता है और वो जो घास है वो किसमें बदल जाता है, जुगाल या कट में, जुगाल या कट में। और उसके बाद जब जंतु घास नहीं खा रहा होता है तो उस जुगाल या कट को वो पुनः अपने मुख में लाता है छोटे छोटे पिंडकों के रूप में और उसकी लगातार उसको चबाता है। तो जो ये घास जो जुगाल या कट है उसको वापस अपने मुख में लाकर जो जुगाली करने की प्रक्रिया है वो रोमंथन कहलाती है। क्या कहलाती है? रोमंथन। इसलिए इन प्राणियों को रोमंथी प्राणी भी कहते हैं। तो घास खाने वाले जंतुओं को हम जो है वो रुमेन के कारण रुमिनेंट्स भी कहते हैं और जो जुगाली करने की क्रिया होती है उसके कारण इनको रोमंथी प्राणी भी कहते हैं। घास में महत्वपूर्ण प्रकार का जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको सेल्यूलोज कहते हैं, वो घास में पाया जाता है। तो उस सेल्यूलोज का पाचन यहाँ घास खाने वाले जंतुओं के शरीर में जो रुमेन होता है, इस रुमेन में जो है वो विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। वो जीवाणु जो है वो उस सेल्यूलोज का जो वो पाचन कर देते हैं। जबकि मनुष्य या जो अन्य बहुत से जंतु होते हैं उनमें सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते, इसलिए मनुष्य जैसे प्राणी में जो है वो घास का पाचन नहीं हो सकता, इसलिए वो घास का सेवन मनुष्य नहीं करता। इस प्रकार से जो है हमने देखा कि घास खाने वाले जंतुओं में जो वो किस प्रकार की जो वो संरचना होती है, इसके बारे में हम कुछ सीख लेते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में अमाशय के 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। इनमें से जो प्रथम अमाशय होता है उसको रुमेन कहते हैं। इस भाग को, ये पूरा तो अमाशय है, इसके इस भाग को जिसको प्रथम अमाशय कहते हैं इसको रुमेन कहते हैं। रुमेन की उपस्थिति के कारण ही इन जंतुओं को रुमिनेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुमिनेंट्स।
जैसा कि हमने अभी पहले मैंने आपको बताया कि जंतु जो है घास खाने वाले जंतु लगातार जो है वो घास को निकालते हैं पहले तो, और अपने रुमेन में इकट्ठा करते रहते हैं, और रुमेन में जो है वो भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, और वो जो आंशिक पाचन होने के बाद जो भोजन का रूप होता है उसे जुगाल या कट कहते हैं। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है और भोजन जुगाल या कड में बदल जाता है। अब जब इसमें जो घास है वो जुगाल या कड में बदल जाता है तो उसके बाद जब जंतु घास नहीं खा रहा होता है उस समय ये जंतु उस जुगाल या कट को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः अपने मुख में लाता है और उसको लगातार चबाता है। उस चबाने की प्रक्रिया को कहते हैं जुगालीकरण या रोमंथन। और उस रोमंथन या जुगालीकरण के कारण इन प्राणियों को यानी घास खाने वाले प्राणियों को रोमंथन प्राणी भी कहते हैं। जुगाल या कट को उन्हें छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाकर चबाया जाता है। इसे जुगाली करना भी कहते हैं। जुगाली करने को रोमंथन भी कहते हैं, इसीलिए इन प्राणियों को रोमंथन भी कहा जाता है। घास खाने वाले जंतुओं में जैसे मैंने पहले बताया कि जो रुमेन है उसमें विशेष प्रकार के जो जीवाणु पाए जाते हैं। जो घास में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिसे सेलुलोज कहते हैं उसका पाचन उन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो रुमेन में सेलुलोज का पाचन विशेष प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के पाचन तंत्र में इस प्रकार के जो विशेष प्रकार के जीवाणु नहीं पाए जाते जो कि सेलुलोज का पाचन कर सके, इसलिए जो है मनुष्य जो है घास का जो है वो भोजन के रूप में उपयोग नहीं करता। इसके अलावा अगर हम अन्य कुछ जंतुओं की बात करें जैसे घोड़ा है, खरगोश है, वो भी घास खाते हैं, तो उन जंतुओं के शरीर में भी जो है वो छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत्र जैसा कि चित्र में दे रखा है और बृहदांत्र, इन दोनों के बीच छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत्र और बड़ी आंत यानी बृहदांत्र, इन दोनों के बीच में एक भाग होता है जिसे कहते हैं अंधनाल। क्या कहते हैं? अंधनाल। इस अंधनाल में भी जो है सेलुलोज का पाचन करने वाले विशेष प्रकार के जीवाणु जो पाए जाते हैं और उन जीवाणुओं के द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। लेकिन मनुष्य में पाचन तंत्र में इस प्रकार का जो है वो कोई विशेष प्रकार के जीवाणु पाचन तंत्र में नहीं पाए जाते जो सेलुलोज का पाचन कर सके, इसलिए मनुष्य में जो वो भोजन के रूप में घास का सेवन नहीं किया। इस प्रकार
प्रकार से जो है वो हमने घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में पढ़ा। इस पृथ्वी पर जो है वो बहुत से ऐसे जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें न तो कोई विशेष प्रकार का पाचन तंत्र होता है, न उनमें कोई मुख जैसी कोई विशेष रचना होती है, फिर भी वो जंतु भोजन का सेवन भी करते हैं और उसका उनके शरीर में पाचन भी होता है। तो उसी एक उदाहरण के रूप में हम अमीबा में भोजन का जो पाचन और भोजन को किस प्रकार से वो ग्रहण करता है उसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें न तो विशेष प्रकार का कोई पाचन तंत्र पाया जाता है और न ही मुख जैसी कोई विशेष रचना होती है जिसके द्वारा वो भोजन ग्रहण करे। फिर भी वो जीव अपने लिए जो है वो पोषण प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन का जो उनके शरीर में पाचन भी होता है। उसी के एक उदाहरण के रूप में हम अमीबा, जो एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उसमें किस प्रकार से भोजन का संभरण अर्थात ग्रहण किया जाता है और किस प्रकार से उसका पाचन होता है। आपके सामने अमीबा की जो सामान्य संरचना दे रखी है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं और ठीक बीच में जो वो केंद्रित पाया जाता है और छोटी छोटी गोलाकार जो वो खाद्य धानियां पाई जाती हैं। इन खाद्य धानियों में ही जो भोजन अमीबा ग्रहण करता है वो आकर इकट्ठा होता है। अब हम बात करते हैं कि अमीबा भोजन को किस प्रकार से है वो ग्रहण करता है। अमीबा की जो संरचना है वो लगातार बदलती रहती है। अमीबा अपने शरीर की संरचना को लगातार परिवर्तित करता रहता है। अमीबा जो है वो अपने शरीर से जो वो विशेष प्रकार के जो उभार या प्रवर्ध विकसित करता है, जिनको पादाब या उत्पाद भी कहते हैं। अमीबा अपने शरीर से कुछ विशेष प्रवर्ध विकसित करता है, जिन्हें पादाब कहते हैं। ये पादाब जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं अर्थात आभासी होते हैं, यानी अस्थायी। ये पादाब अमीबा कब विकसित करता है? जब अमीबा को लगता है कि आसपास कोई जीव है या खाद्य पदार्थ है जिसको वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, तो वो अपने शरीर की संरचना में परिवर्तन करके जो वो प्रवर्ध बना लेता है और उन प्रवर्ध अर्थात जो पादाब कहते हैं जिनको, उन्हीं की सहायता से वो उस भोजन के कण को पकड़ता है। साथ ही इन्हीं प्रवर्धों की सहायता से अर्थात इन पादाब की सहायता से ही अमीबा जो है वो गति भी करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो वो भोजन ग्रहण करने की, तो अमीबा को जब भी खाद्य पदार्थ का आभास होता है तो वो इस प्रकार से पादाब विकसित कर लेता है
और जो खाद्य कण होता है उस खाद्य कण को इन पादपों की सहायता से अमीबा है वो पकड़ लेता है। और जब ये खाद्य कण इन पादपों के बाद में शरीर के या कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये पादप जो है वो समाप्त हो जाते हैं और पुनः अमीबा जो है वो अपनी सामान्य संरचना में आ जाता है। अमीबा अपने पादपों की सहायता से ही खाद्य कणों को पकड़ता है, वह गति भी करता है। अब जब खाद्य कण अमीबा की कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वो इन छोटे छोटे खाद्य धान्यों में इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि अमीबा ने जो खाद्य कण अभी पादप की सहायता से पकड़ के अपने शरीर में जो या कोशिका में अंदर ग्रहण किया था तो वो अब खाद्य कण इन खाद्य धान्यों में जो वो इकट्ठा हो जाता है। खाद्य पदार्थ अमीबा की कोशिका में स्थित खाद्य धान्यों में संग्रहित हो जाता है। अब जब इन खाद्य धान्यों में खाद्य कण यानी भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो गया है तो इन्हीं खाद्य धान्यों में विशेष प्रकार के कुछ पाचक रस है वो बनते हैं और वो पाचक रस जो है वो इन खाद्य कणों का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं और फिर उस पचे हुए भोजन का जो है वो अमीबा की कोशिका के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ये अवशोषित पदार्थ जो है या खाद्य पदार्थ जो है वो या पोषक तत्व जो है वो अमीबा की वृद्धि रखरखाव इत्यादि में जो है वो काम आता है। खाद्य धान्यों में विशेष प्रकार के पाचक रस होते हैं जो खाद्य पदार्थों का पाचन कर देते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और इस अवशोषित भोजन के द्वारा ही अमीबा की जो है वो वृद्धि और विकास होता है। इसी से अमीबा की वृद्धि, विकास आदि होते हैं। इसके बाद जो पदार्थ अवशोषित, जो भोज्य पदार्थ अवशोषित नहीं होते हैं अर्थात जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं उनको खाद्य धान्यों से वो निष्कासित कर दिया जाता है, खाद्य धान्यों से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से जो है वो अमीबा में हमने जो वो पोषण को बढ़ा कि किस प्रकार से हमें भोजन ग्रहण किया जाता है और किस प्रकार से जो वो
पाचन की क्रिया होती है। इस अध्याय में हमने जो मनुष्य में पाचन, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन और अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव में पाचन के बारे में पढ़ा। तीनों के अध्ययन में हमने ये देखा कि सब प्राणियों में जो पाचन की क्रिया है उसमें एक बात समान होती है कि पाचन की प्रक्रिया में भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदला जाता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को जो वो जीव अपने सारी क्रियाओं में काम में लेता है। इस प्रकार से ये जो हमारा अध्याय जो प्राणियों में पोषण है वो पूर्ण होता है। अगले क्लास में हम अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करेंगे।